नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज। डिजिटल युग की नई आवाज, जहां हर जुर्म का सच आएगा सामने और हर खबर होगी बेझिझक और निष्पक्ष। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। आज क्षेत्र मरवन के दौरान फॉरबिसगंज के युवा नेता पिछले 10 वर्षों से लगातार मुखिया प्रतिनिधि रहे। इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चित, सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित, लोकप्रिय युवा नेता राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगा। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिथिलांचल न्यूज़ के जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है। सबसे पहले तो आपको जनसुराज में जाने की बधाई देता हूं। धन्यवाद। रंटू जी, आखिर क्या सोच थी आपकी, कि सीधे मुद्दे पर आते हैं, जी। क्या सोच थी आपकी कि आप जनसुराज का साथ गए, जबकि आप एनडीए में कार्य कर रहे थे पिछले कई वर्षों से? देखिए, हम जनस्वराज ज्वाइन किए प्रशांत किशोर जी को सभी लोग जानते हैं अब कि वो अब तक में 13 मुख्यमंत्री बनाए, मोदी जी के लिए भी काम किए, रणनीतिकार है। तो उनका जो आप मुद्दा देखिए, बिहार में शिक्षा, उसके बाद जो है अभी जो बेरोजगारी है, पलायन जो हो रहा है, वो मुद्दा है, और रोजगार एक मुद्दा है। तो अगर आप पूछेंगे कि मतलब और सरकार में ये मुद्दा क्यों नहीं, तो देखिए अभी नीतीश कुमार जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ। आज भी डबल इंजन की सरकार है हमारे राज्य में, लेकिन नीतीश कुमार जी जो काम 20 वर्षों में किए हैं बिहार के लिए, तो अब बच क्या जाता है? अगर 20 वर्षों में सड़क आपके पास है बिहार में, गांव-गांव तक बिजली पहुंच गया, लेकिन अभी भी आप ढूंढिए तो कमी क्या है? कमी है आपके बिहार, आपके राज्य में तो शिक्षा की कमी है। शिक्षक की बहाली किए, लेकिन जैसे आप दिल्ली चले जाइए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहाँ का स्कूल का स्थिति देख लीजिए जाके। तो बिहार में शिक्षा का स्थिति खराब है, जो सच्चाई है। और यहाँ जो उद्योग लगना चाहिए, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा है, निर्णय लेने का पूरा अधिकार है सरकार को। और निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार है तो ऊपर भी सरकार को, भाजपा के साथ है तो ऊपर भी तो इन्हीं का सरकार है, केंद्र में भी जी। तो कहीं न कहीं अगर चाहते तो बिहार में बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग सकता था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में अब जो काम बचा हुआ है, उन्हीं मुद्दा के साथ प्रशांत किशोर जी बिहार में आए हैं, और मेन काम यही है आपका। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि प्रशांत जी भाजपा की बी टीम है। देखिए, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम रहता है, वो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बी टीम है, ए टीम है, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन आप मुद्दा की बात कीजिए ना। वो कभी जाति धर्म के नाम पर सुने हैं प्रशांत किशोर जी बात करते हैं? नहीं। उनका कहना है शिक्षा, रोजगार, और जो लोग हमारा बाहर जा रहा है कमाने के लिए, पलायन जो है उसको रोकना है। बाहर जा रहा है कमाने के लिए, घर का वो इकलौता कमाने वाला, अगर कोई घटना दुर्घटना बाहर हो गया, उसके घर परिवार को कौन देखेगा? मतलब आपका ये कहना है कि जो बेसिक मुद्दा है बिहार का, जिसको लेकर जनसुराज चल रहे हैं, इसी कारण आपने जनसुराज का समर्थन करने का फैसला किया है। जनसुराज के पास में जो युवाओं के लिए, गरीब के लिए मेन उनका मुद्दा जो हम देखे हैं, वो गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, नए पीढ़ी के। आज हमारे युवा क्यों मतलब नशा के लत में फंसते जा रहे हैं? बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है उनके पास, पढ़ लिख के बेरोजगार बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं तो बेरोजगारी भी एक कारण बन गया। निश्चित। आप देख लीजिए, आपके राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आप हमको बताइए कहाँ शराब नहीं मिल रहा है? हर जगह मिल रहा है ना। तो प्रशांत किशोर जी क्या बोले कि उनका एक मुद्दा सटीक मुद्दा है। आप कहीं जाइए तो उनका ना तो वो जाति की बात करते हैं, ना तो वो धर्म की बात करते हैं, ना तो किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो अभी हमारा बिहार में जरूरी है, जैसे कि फैक्ट्री का जरूरत है,
जहाँ उद्योग की फैक्ट्री जरूरत है। नहीं, फैक्ट्री लगना चाहिए, रोजगार की। क्यों नहीं? इतना 20 साल सरकार रहा तो 5 फैक्ट्री भी नहीं लग सकता था। मेन मुद्दा ये है। अब आप बताइए, बगल में बंगाल देख लीजिए, ममता बनर्जी के लिए काम किए तो फिर वहाँ का स्थिति देखिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रशांत जी काम किए थे, उनका जो मुद्दा उनको दिए, तो प्रशांत जी जो मुद्दा दिए 10 साल तक काम किए तो सरकार वहाँ रहा, मुद्दा से वो भी भटक गए तो वहाँ की जनता उनको सबक सिखाए। तो प्रशांत किशोर जी अच्छा मुद्दा रखते हैं, हम उनसे प्रभावित होकर हम इस पार्टी में आए हैं, जान लीजिए जी। अच्छा राजा रमन जी, जो फारबिसगंज की मुद्दा है, चूंकि आपने पलायन बेरोजगार पर बात की, तो वो फारबिसगंज के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। कि यहाँ से सीमांचल से भर के लोग यहाँ से जाते हैं रोजगार के लिए। तो क्या 20 वर्ष में नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं बिहार में, क्या ये जिम्मेवारी उनकी नहीं है कि बिहार में उद्योग स्थापित करते जिससे पलायन कम होता? नहीं होता। देखिए, हम तो पहले ही आपको बोले कि नीचे भी सरकार है और ऊपर भी सरकार है। अगर इच्छा ये होता कि नहीं हमारे राज्य का आदमी बाहर नहीं जाएगा, शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये तो शर्म आने वाली बात है ना कि हमारे घर का आदमी बाहर जा रहा है और बाहर वाला कह रहा है कि बिहारी मजदूर है, बिहार में मजदूर मिलता है, उसको ले आओ, ठेकेदार आता है, देखिएगा बस लगा देता है, घूमता है कि चलना है चलो तुम लोग, एकदम बस में ऊपर नीचे भर के ले जाता है। आजकल गाँव घर में आप देखिएगा, और जब खेती का समय आता है तब भी ले जाता है पंजाब हरियाणा लोग। तो हम लोग को शर्म आता है कि भाई हम लोग के मतलब राज्य का लोग का ये दशा आखिर क्यों? आखिर पढ़ लिख के इतना सारा चीज होने के बाद बेरोजगारी है, माने कहीं कोई अच्छा फैक्ट्री नहीं बना, अगर चाह लेते सरकार तो बहुत एक कुटीर उद्योग सब भी लगा देते ना। तो आज यहाँ का युवा जो है कहीं न कहीं खुशहाल होता। आप देख लीजिए, अभी चुनाव है, तुरंत बहाली निकल रहा है, इतना दिन क्यों नहीं निकल रहा था? इतना दिन क्यों नहीं निकल रहा था? मतलब ये कह रहे हैं आप कि प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल प्रलोभन है। अभी आप बहुत सरकारी कर्मी हैं जिनको 6 महीना से वेतन नहीं दिया जाता है, आप बहाली तो कर दिए, 6 महीना से वेतन नहीं दे रहे हैं, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? आप जाकर मिलिए। आप मनरेगा योजना शुरू करवाए, है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, लेकिन आप मनरेगा में आप बताइए हमको पंचायत लेवल में कितने मजदूर को उसमें रोजगार दिया जाता है? कितने मजदूर के खाते में पैसा जाता है? जेन्युइन जो काम करने वाले लोग हैं, है धरातल पर ये देखने को मिलता है? क्योंकि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन कहाँ, आप जाकर देखिए मनरेगा ऑफिस में लूट खसोट मचा हुआ है, गरीबों के लिए कहीं कुछ नहीं है। अच्छा राजा रमन जी, फारबिसगंज की जो समस्या है आपके नज़र में जी, प्रमुख रूप से जो कुछ समस्या है उनको एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा क्षेत्र तो शुरू से बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है, जल जमाव की स्थिति तो है ही मार्केट में फारबिसगंज शहर में। जी। फिर आपको जोगबनी जाइए तो वही स्थिति है, जाम हमेशा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। आपका जो प्रभा हाट है जी। यहाँ भी काफी जाम की स्थिति बनी रहती है हमेशा। बिल्कुल। जबकि इस जगह से हमको लगता है 2 जिला कनेक्टेड है। जी। इस जगह जहाँ आपका ये प्रभा हाट जी, है, जी। तो कहने का मतलब है ये सब जगह थोड़ा सा एक अलग ये होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। अभी ये जैसे इस रोड में हम आए तो हमको नहीं लग रहा था कि प्रवाह हाट के बगल में, लग रहा था कि कोई ग्रामीण एरिया जा रहे हैं, जबकि हाट के बगल में ये एरिया पड़ता है। इतना सुंदर मंदिर है, सारा चीज है, अगल बगल अच्छा घर द्वार सब चीज है, लेकिन ना सड़क नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और हम देखिए, किसी का कोई दोष नहीं देंगे, हम यही जानते हैं कि जो लोग को आप चुन कर भेजते हैं उन पर भी दबाव रहता है ऊपर से, क्योंकि टिकट लेने के समय में आप देखिएगा बोलने वाले को टिकट नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? इस वजह से नहीं दिया जाता है कि उनको ये कह कर दिया जाता है कि आपको पार्टी के अनुशासन में रहना होगा, मतलब यस मैन, आपको जो बोलेंगे वही करना होगा। तो आप उनको क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी स्पष्ट कहते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट खराब है तो आप उसको वोट मत दीजिए, कहते हैं ना, कहते हैं हम किसी से मतलब गठबंधन नहीं करेंगे, या तो अर्श पे या तो फर्श पे। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी योग्य नहीं है उसे वोट मत दीजिए, ऐसा कहने की हिम्मत बिहार के और किसी राजनीतिक दल में क्यों नहीं है? आप ही हमको बताइए, आप तो बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप भी तो नहीं, मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन आप पत्रकारिता करते हैं और बहुत बड़े बड़े नेता का इंटरव्यू भी लिए हैं, तो किन्हीं के मुंह से सुने हैं ऐसा वर्ड? अभी तक नहीं। उनको दिया रहता है, चलिए जो गलती हो गया, इस बार इसको मौका दीजिए और जिता कर भेज दीजिए। खास करके हमारे जिला का तो यही इतिहास रहा है, जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना है, ऐसे लोगों को टिकट दे देना जिनको बोलना आता नहीं है, सदन में जाके कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है भाई, पैसा देकर टिकट लिए हैं, खर्च करके चुनाव जीते हैं, तो क्या जरूरी है उसको 5 साल के लिए चुन के गए हैं, उनको आखिर
आप ही सोचिए, पूंजी लगाए तो वसूलना ना है। वसूली कर देंगे। अगर वो कुछ बोलेंगे पार्टी निष्कासित कर देगी, कहाँ का, न घर के न घाट के। अच्छा राजा रमन जी, अभी आपने युवाओं, रोजगार, शिक्षा सब पर बातचीत किया। हमारे क्षेत्र में, फारबिसगंज क्षेत्र में किसानों की बड़ी आबादी है जी, जिसमें लगभग 90% किसान जो है मक्के की खेती करते हैं। लेकिन फारबिसगंज में मक्का आधारित एक भी उद्योग नहीं है। किसानों को उचित रेट नहीं मिलता है। मौसम के मार के कारण जो है सुखाने की जगह नहीं है, भंडारण की जगह नहीं है। इस पर छोटे में 2 शब्द बताएं। देखिए, हम पहले ही बोले हैं कि इन सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए विभाग बना हुआ है, हर चीज़ का विभाग बना है, लेकिन उस विभाग के ना तो पदाधिकारी को कोई जान रहे हैं। उद्योग पदाधिकारी हैं, जिला उद्योग पदाधिकारी होंगे जी, लेकिन आप उनको जानते हैं? नहीं जानते। आखिर ये कौन मतलब बताएंगे कि जिला उद्योग पदाधिकारी के अंदर में कौन कौन सा उद्योग के लिए कौन कौन सा फंड आया है, क्या करना है, कुटीर उद्योग के लिए बना हुआ है, लघु उद्योग के लिए बना हुआ है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी को कोई नहीं जानते हैं। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि कहीं न कहीं हमारा जनप्रतिनिधि कमजोर होता है, जिसके चलते उन लोगों को मतलब न कहीं जाना है न कहीं आना है, मनोबल बढ़ा रहता है। और मैं आपका ये कहना है कि मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अकर्मण्यता के कारण लोगों को स्कीम की जानकारी तक नहीं मिल पाती। देखिए, ऐसे हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो बहुत करीब से हर जगह देखे हैं। प्रतिनिधि की भी मजबूरी होती है। बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अनुशंसा करते हैं, तो कहीं न कहीं आप समझ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से उनको लाते हैं कि उनको कुछ बोल नहीं पाते हैं। अरे अगर हम नहीं, अगर कुछ आपसे लेंगे, बिल्कुल आपसे लड़ जाएंगे कि आप काम करने आए हैं, काम कीजिए। अगर आपके सामने हम झुक रहे हैं तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी कुछ कमजोरी, मतलब आपके पॉकेट में छेद है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कारण से आज पदाधिकारी का जो आप कहते हैं अफसरशाही किसने बढ़ाया? नेताओं ने। बिल्कुल। आप खुद देखिए ना, कौन अधिकारी बिना नेता के पैरवी का जो है कहीं जाते हैं, पोस्टिंग होता है। तो भाई नेता, पहला तो जिम्मेवार नेता है, आप जान लीजिए। प्रशांत किशोर जी बार बार बोलते हैं कि ऐसे 100 नेता हैं हमारे राज्य में जो भ्रष्टाचारी हैं, समय आने पर सबका पोल खुलेंगे, बोलते हैं ना। तो आप समझ सकते हैं इस बात से, अंदाजा लगाइए। राजा रमन जी, अब चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, हम लोग रात में बैठे हुए 9, साढ़े 9 बजे, अंत में क्या कहेंगे फारबिसगंज के मतदाताओं को आप? देखिए, यहाँ की भोली भाली मतदाता हैं, हम जानते हैं, और हम यही कहेंगे कि सब दिन जाति धर्म के नाम पर आप लोग वोट किए हैं, लेकिन आज तक अररिया जिला, फारबिसगंज की बात नहीं, अररिया जिला को मतलब कोई सच्चा सेवक नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति है, तो आप निश्चित रूप से एक बार विश्वास कीजिए प्रशांत किशोर जी के ऊपर, तो हमको लगता है कि नई बिहार हम लोग देखेंगे। और हमारे भी युवाओं को जो रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और यहाँ के मजदूरों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं रुकेगा, बंद हो जाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और एक बार कहते हैं कि सबको देखे हैं बार बार, तो कम से कम स्टार्टिंग में अगर देख लीजिएगा तो उनको भी मतलब होता है ना कि समय से अगर किसी चीज़ को देखिएगा तो उनका जो अभी मतलब करने का जो जज्बा है अंदर में, वो बढ़ता है, वो बढ़ेगा। इसीलिए हम सभी से यही अपील करते हैं कि आप देखिए, एक बार प्रशांत किशोर जी को भी देखिए, और इस बार जाति धर्म को छोड़कर और जन स्वराज पार्टी की सरकार को बनाने में अपना सहयोग कीजिए। तो ये थे फारबिसगंज के फायर ब्रांड नेता राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल, जो कि जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर फारबिसगंज में बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। हालांकि इनकी पहचान अलग है। क्षेत्र में राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल को लोग युवा तुर्क के नाम से जानते हैं।